नमस्कार बच्चों। आज पुनः हम विद्युत धारिता वाले चैप्टर में अध्याय 2 की विद्युत धारिता वाले चैप्टर में के अगले क्वेश्चन पे आ गए हैं। हमने पिछले वीडियो में आपको धारिता क्या है, इसका मात्रक क्या है ये बता दिया, संधारित्र क्या है, इसका सिद्धांत क्या है ये बता दिया, समांतर प्लेट संधारित्र क्या है, इसका व्यंजक निकालना हमने आपको बता दिया, और समांतर प्लेट संधारित्र में अगर आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम की उपस्थित हो जाए तब समांतर प्लेट संधारित्र के व्यंजक में क्या फर्क पड़ता है या धारिता में क्या फर्क पड़ता है ये भी हमने आपको बता दिया है। ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम के हिसाब से। आशा करते हैं आपने इसको पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा। जिन्होंने नहीं समझा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है, वो मेरे वीडियो को देख सकते हैं और देख कर मुझे कमेंट्स कर सकते हैं और बता सकते हैं। ठीक है, आज यहाँ पर हम संधारित्रों का संयोजन के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? संधारित्रों का संयोजन में। अब संधारित्रों की संयोजन क्यों होना आवश्यकता है बेटा? कभी कभी प्रयोगशालाओं में हमें जो संधारित्र उपस्थित होते हैं या जो संधारित्र हमें उपलब्ध रहते हैं उनकी वैल्यू कम होती है, ज़्यादा होती है। हमें उनसे अधिक ज़्यादा वैल्यू वाली संधारित्र की आवश्यकता होती है या कम वाले वैल्यू वाली संधारित्र की आवश्यकता होती है। इस कंडीशन में, इस स्थिति में हम संधारित्रों का संयोजन करते हैं। तो संधारित्रों के संयोजन में एक श्रेणी क्रम संयोजन होता है और दूसरा क्रम होता है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन को हम अगले वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे। आज यहाँ पर श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में बात कर रहे हैं। जब कभी क्या होता है कि हमें उपलब्ध संधारित्र की वैल्यू से, मान से कम मान की धारिता वाले संधारित्र की आवश्यकता होती है, यानी जितने उपलब्ध हैं, जिस वैल्यू की संधारित्र उपलब्ध है उससे कम वैल्यू वाले संधारित्र की आवश्यकता होती है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन करते हैं। यानी श्रेणी क्रम संयोजन में हम अधिक उच्च मान वाले वैल्यू को, अधिक मान वाले संधारित्र को श्रेणी संयोजन करके कम मान प्राप्त कर सकते हैं। देखिए कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ पर हम आपको बताएंगे। पहले श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। चलिए, श्रेणी क्रम संयोजन में इसमें क्या होता है कि हम दो या दो से अधिक कई संधारित्रों को एक साथ श्रेणी क्रम में संयोजित कर सकते हैं। जैसे मान्य यहाँ हमने 3 संधारित्र लिया है, ए, बी और सी, जिनकी धारिता क्रमशः क्या है? C1, C2 और C3 है। ठीक है, इन संधारित्रों को हम किस क्रम में जोड़े हैं? श्रेणी क्रम में जोड़े हैं। कैसे जोड़े हैं? माना कि यहाँ पर 3 संधारित्र हैं, A, B, C, जिनकी धारिता क्रमशः C1, C2, C3 है। तो इनको एक प्लेट के बीच में हम, माना संधारित्र A है, ठीक है, संधारित्र A की 2 प्लेटें हैं, A और जिस मान लीजिए इसको मान लीजिए पहली प्लेट और दूसरी प्लेट। तो पहली प्लेट जो है उसमें हम प्लस क्यू आवेश दे देते हैं और दूसरी प्लेट को हम दूसरी संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार दूसरी संधारित्र की दूसरी प्लेट को हम तीसरी संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं। इसी प्रकार से तीसरी संधारित्र के या अंतिम संधारित्र की प्लेटों को हम पृथ्वीकृत कर देते हैं। पुनः समझिए मेरी बात को, मैं क्या कह रहा, यहाँ पर हम 3 संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन कर रहे हैं। 3 संधारित्र लिए हैं जिनका हम संयोजन श्रेणी क्रम में करने जा रहे हैं। तो इसके लिए जैसा हम बोल रहे हैं वैसे लिखना है। माना कि 3 संधारित्र हैं जो क्रमशः क्या है, जिनका नाम क्या है क्रमशः A, B, C। उनकी धारिता क्रमशः क्या है? C1, C2 और C3। इनको हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा है। हमारे पेन में कंसंट्रेट कीजिए बच्चियों। पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को हमने दूसरी संधारित्र की पहली प्लेट से, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरी प्लेट संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं। इसी प्रकार दूसरी संधारित्र की दूसरी प्लेट को हम तीसरी संधारित्र या अंतिम संधारित्र के पहली प्लेट से जोड़ देते हैं और पहले संधारित्र का जो पहला प्लेट होता है उसमें प्लस क्यू आवेश दे देते हैं और अंतिम संधारित्र की अंतिम प्लेट का हम क्या कर देते हैं? पृथ्वीकृत अर्थिंग दे देते हैं। इस प्रकार इनके मध्य विद्युत प्रेरण की घटना होती है। यह संधारित्र का सिद्धांत से आपको समझ आएगा। जिन बच्चों को यहाँ पर ना समझ आए वो हमारे पिछली वीडियो देख लें, संधारित्र का सिद्धांत देख लें, समझ आ जाएगा। तो विद्युत प्रेरण की घटना जब इनके बीच होगी तब क्या होगा? पहली प्लेट को जब हम प्लस क्यू आवेश देते हैं
तो इसके दूसरी प्लेट में निकटवर्ती ऋणावेश और दूरवर्ती धनावेश हो जाता है। किंतु दूसरी प्लेट का संपर्क दूसरी प्लेट से है कि पहली प्लेट से है, अतः पहली प्लेट में उसमें क्या हो जाता है, धन आवेश आ जाता है और दूसरी प्लेट की दूसरी प्लेट पर ऋण आवेश आ जाता है। इसी प्रकार से तीसरी प्लेट की पहली प्लेट में क्या हो जाता है, धन आवेश आ जाता है और जो अंतिम प्लेट होती है उसमें ऋण आवेश रहता है और उसका कुल और जो धन आवेश होता है पृथ्वी में चला जाता है। यह घटना कैसी होती है, विद्युत वितरण की घटना के आधार पर होती है। इसका सिद्धांत हमने संधारित्र का सिद्धांत हमने अपने पिछले वीडियो में बताया है। अगर किसी बच्चों को डाउट हो, यहाँ पर समझ ना आ रहा हो, तो हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं। देखिए पुनः हम बताते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, 3 संधारित्र हैं, यानी पहली प्लेट संधारित्र है। तो संधारित्र की जो पहली प्लेट होती है उसमें हम क्या देते हैं, प्लस क्यू आवेश देते हैं और दूसरी प्लेट का संबंध है दूसरी संधारित्र की पहली प्लेट से कर देते हैं। इसी प्रकार दूसरी संधारित्र की दूसरी प्लेट का संबंध तीसरी संधारित्र की पहली प्लेट से कर देते हैं और तीसरी संधारित्र की दूसरी प्लेट जो होती है उसको हम पृथ्वीत कर देते हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है, पहली प्लेट को हम प्लस क्यू आवेश देते हैं, तो परिणाम स्वरूप पहली संधारित्र की पहली प्लेट में प्लस आवेश और दूसरी प्लेट में ऋण आवेश, दूसरी संधारित्र की पहली प्लेट में प्लस आवेश और दूसरी प्लेट में ऋण आवेश, तीसरी संधारित्र की पहली प्लेट में धन आवेश और अंतिम वाली प्लेट में ऋण आवेश रह जाता है। इस प्रकार अगर प्रत्येक संधारित्र की जो विभांतर हो, दोनों बिंदु को विभांतर हो, अगर V1, V2, V3 हो, तब क्या होगा, इन संधारित्र को सभी संधारित्रों का जो कुल विभांतर V होगा वह होगा V बराबर क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। ये हम जानते हैं क्योंकि विभांतर विभव क्या होता है, अदिश राशि होती है और तीनों संधारित्रों के अलग अलग विभांतरों के सदिश योग के सभी के योग के बराबर होगा। तो इसको हम समीकरण 1 कह देते हैं। क्योंकि पहली प्लेट को हमने प्लस क्यू आवेश दिया है और इनका जाने का रास्ता एक ही है, तो सभी प्लेट में आवेश की मात्रा क्या होगी, बराबर होगी। यानी आवेश की मात्रा बराबर होगी तो यानी V1 बराबर क्या होगा, Q/C1। पहली प्लेट इसमें पहले प्लेट में आवेश क्या होगा, Q और धारिता C1। इसी प्रकार V2 बराबर क्या होगा, Q/C2 होगा। इसी प्रकार V3 बराबर होगा Q/C3 होगा। इस प्रकार हमको क्या, पहली प्लेट का V1 बराबर क्या होगा, Q1/C1। दूसरी प्लेट में क्या हो जाएगा, V2 बराबर Q/C2। तीसरे में क्या हो जाएगा, Q/C3। इस तरह से हमको V1, V2 और V3 के मान मिल गए। अब हम पुनः मानते हैं कि इस पूरे संधारित्र के तुल्य एक संधारित्र हम और मान लेते हैं। ठीक है, तो माना है कोई एक संधारित्र है जो ये तीनों संधारित्रों के तुल्य है और उसमें पहली प्लेट में हम प्लस क्यू आवेश दे देते हैं, तो प्लस क्यू आवेश देते हैं, दूसरी प्लेट को पृथ्वीकृत कर देते हैं। तब इस प्लेट के बीच इसमें प्लस क्यू आवेश है और इसमें ऋण आवेश है सिर्फ, तब इसके बीच विभांतर कुल विभांतर भी हो, तब तो V बराबर क्या हो जाएगा बेटा, V बराबर हो जाएगा Q/C से। अब इस तुल्य विभांतर और तुल्य धारिता का मतलब ये समझिए कि मान लीजिए ये पूरा एक सिस्टम है, कोई काम है जिसको 10 मजदूरों ने करा है। ठीक है, तो इस 10 मजदूरों का काम कोई अकेला अगर मजदूर करता है तो उसके तुल्य काम करता है, उसकी वैल्यू ये है, उसकी धारिता ये है। तो यानी यह पूरे 3 संधारित्र जो मिलकर काम कर रही हैं वह एक अकेले संधारित्र कार्य कर रही है। यह संधारित्र कर रहा है, इसको तुल्य तुल्य संधारित्र मान सकते हैं। तब इस समीकरण 1 की तुलना हम इससे कर सकते हैं। तो समीकरण 1 में V1, V2, V3 का मान रखिए चलिए, तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, Q/C1। V2 बराबर क्या हो जाएगा, Q/C2 और V3 बराबर Q/C3 आ गया। अब इस V का मान समीकरण 2 से रखने पर तो V के बराबर क्या हो जाएगा, Q/C, यानी Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3। अब देखिए Q कॉमन लीजिए दोनों साइड से, तो इधर आ जाएगा, Q कॉमन आ गया तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो ये Q तो Q कैंसिल हो गया था, यानी 1/C बराबर क्या होगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यानी यह हो गया श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन में अगर अपन करते हैं 3 श्रेणी क्रम में संयोजन किए हैं 3 संधारित्रों का, तो उसका परिणामी रिजल्ट जो तुल्य प्रतिरोध तुल्य धारिता आती है वो क्या आती है, वो 1/C बराबर आती है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। बच्चों
एक बार पुनः अपन देख लेते हैं कि अपन ने क्या किया है। अपन यहाँ पर श्रेणी संधारितों का श्रेणी क्रम संयोजन कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं वही लिखना है, अपन को अलग से कुछ भी नहीं करना है। इसमें 3 संधारित हमने लिया है, क्रम से उनका नाम क्या रख दिया, A B C, जिनकी धारिता क्रम से क्या है C1 C2 C3 है। इन प्लेटों के बीच विभवांतर V1 V2 V3 है। अगर हम इसमें क्या करते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन में क्या करते हैं कि इसमें प्रत्येक संधारित को इस प्रकार जोड़ते हैं कि पहली संधारित की दूसरी प्लेट को दूसरी संधारित की पहली प्लेट से और दूसरी संधारित की दूसरी प्लेट को तीसरी संधारित की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं। अंतिम संधारित या तीसरी संधारित का अंतिम प्लेट को हम पृथ्वीकृत कर देते हैं और पहली संधारित को हम प्लस क्यू आवेश देते हैं। ठीक है, इनके मध्य विभवांतर हमने क्या माना है, पहली प्लेट में V1, दूसरी प्लेट के बीच V2 और तीसरी में V3 को, क्योंकि इनका विभव क्या होता है, विभवांतर जो होता है अदिश राशि होती है और इनके बीच क्या होगा, विभव अलग अलग होगा। किंतु इसमें ध्यान देने की बात है उनकी है कि इनमें प्रत्येक संधारित में आवेश समान रहेगा। श्रेणी क्रम में संयोजन में प्रत्येक संधारितों में आवेश की मात्रा समान होती है, क्योंकि वो एक ही तार से जा रहे हैं, एक ही पॉइंट से जा रहे हैं, एक ही दो टर्मिनलों के बीच में ही है। अतः यहाँ प्रत्येक उससे जा रहे हैं। जैसे अपन को किसी भी मान लीजिए पाइप है, ठीक है, तो ऐसे इस तरह से जा रहा है कोई आवेश, ठीक है, तो अगर उसमें आवेश अगर जा रहा है तो ऐसे, तो ये मान लो पहली संधारित दूसरी संधारित तीसरी, तो अगर ये आवेश की मात्रा में यहाँ से प्रवाहित कर रहे हैं तो ये तीनों में बराबर ही जाएगा। इसी तरह से इसमें आवेश की मात्रा अलग जाएगी। किंतु धारिता क्या हो, धारिता को प्रेशर की तरह, विभव को आप प्रेशर की तरह ले लीजिए, तो विभव क्या हो, अलग अलग होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर संकीर्ण है, एरिया कम है, तो यहाँ विभव कुछ यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा, यहाँ पर कुछ और कम होगा, यहाँ पर और कम होगा। तो उसी तरह से धारिता का मान, तो यानी प्रत्येक संधारित में विभव की मात्रा तो अलग अलग होगी किंतु आवेश की मात्रा समान होगी। तो यहाँ पर अपन 3 संधारित लिए हुए थे, जिनमें क्या हुआ था, जिनको अपन ने श्रेणी क्रम में संयोजन कर लिया है। संयोजन कैसे किया है, पहली संधारित की दूसरी प्लेट को दूसरी संधारित की पहली प्लेट से, दूसरी संधारित की दूसरी प्लेट को तीसरी संधारित की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं और तीसरी संधारित की अंतिम संधारित को पृथ्वीकृत कर देते हैं और पहली संधारित में प्लस क्यू आवेश दे देते हैं। ठीक है, तो कुल विभव क्या हो जाएगा इन संधारितों का, तो V बराबर V1 V2 V3 हो जाएगा। इसको समीकरण 1 कह देते हैं। V1 का मान कितना होगा, Q/C1 होगा। V2 का क्या होगा, Q/C2 होगा। V3 का क्या मान क्या होगा, Q/C3 होगा। तो अपन ने इन V1 V2 V3 का मान मिल गया अपन को। अब इस क्या कहते हैं, इस संधारित के तुल्य संधारित हम मान लेते हैं कोई, तुल्य संधारित को इस तरह समझ लेते हैं कि मान लीजिए इस पूरा कोई प्रोजेक्ट है जिसको 10 मजदूर काम कर रहे हैं और इसी मजदूर कोई 10 मजदूरों की वजह में कोई एक मजदूर अगर काम करता है तो वो तुल्य माना जाएगा। तो उसकी तुल्य धारिता हम ये मान लेते हैं। तो उसकी तुल्य धारिता संधारित मान लेते हैं C और उसमें विभवांतर V मान लेते हैं और प्लस क्यू आवेश दे दिया। तब इसकी क्या हो जाएगी, V बराबर Q/C। अब देखिए समीकरण 1 में हम V1 और V2 V3 का मान V1 V2 V3 से रख देते हैं। तो रख दिया तो Q/C1 Q2/C2 Q/C3 आ गया। अब क्या हो गया, तुल्य V, अब यहाँ पर V का मान भी हम क्या करते हैं, तुल्य धारिता से रख देते हैं। तो V बराबर Q/C से रख दिया। Q दोनों जगह कॉमन है, हमने Q को काट दिया तो 1/C बराबर क्या आ गया, 1/C1 प्लस 1/C2 1/C3 आ गया। यानी श्रेणी क्रम संयोजन में जो धारिता का मान आ गया वो इस तरह से आ गया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संधारितों के श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का व्युत्क्रम प्रत्येक संधारित की धारिता के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। इस क्या कह सकते हैं, इस सूत्र से क्या स्पष्ट हो गया कि संधारितों के श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का व्युत्क्रम प्रत्येक संधारित की धारिता के व्युत्क्रम योग के बराबर होता है। इस यहाँ पर हमने सिर्फ 3 संधारित लिया है, यहाँ पर n भी हो सकते हैं। अगर n होगा तो 1/C बराबर जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 डैश 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 1/Cn। इस प्रकार से हो सकता है। और यहाँ बच्चों एक बात जरूर नोट करने वाली बात है कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित में आवेश की मात्रा समान ही होती है। इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, धन्यवाद। आपको हम आशा करते हैं कि श्रेणी संयोजन समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।